हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 6 का आवर पास्ट का चैप्टर 1 का पार्ट 1 डिस्कस किए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें 8,000 वर्ष पूर्व उपजाना शुरू किए। वे लोग भेड़, बकरियों और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। फिर देखा हमने कि उत्तर पूर्व के जो गारो हिल्स और मध्य भारत के जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, उस क्षेत्र के लोग कृषि का विकास किए। मतलब उस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ और यहाँ पे सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया। फिर हमने देखा था कि सहायक नदियाँ क्या होती है और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ क्या है, गंगा और उनकी सहायक नदियाँ क्या है। तो सहायक नदियाँ वो होती है, वो छोटी नदियाँ होती है जिसमें जो बड़ी नदियों में आकर मिल जाती है। और सिंधु की सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी थी? झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास, रावी। और इन सब नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगर फले फूले। फिर गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? कुछ थी जो कि उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती थी। उनमें है गंगा, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी। और जो दक्षिण से आकर मिलती थी उनमें है चंबल, सोन, बेतवा, केन। और ये सब नदियों के किनारे जो है 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। मतलब सिंधु नदियों के और उसकी सहायक नदियों के आसपास कब विकास हुआ नगर का? 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा नदी के आसपास और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब क्या है कि जो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र थे उनके जो सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से लोग जानते थे। फिर देखा हमने कि वहाँ उस वक्त के जो लोग थे सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, मूव करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे, कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए तो कभी दूसरे क्षेत्र पर अपनी कब्जे जमाने के लिए। तो इस तरह के जो आवाजाही करते थे वो, तो इस दौरान उनके आचार विचार एक दूसरे से बदलते रहे, एक दूसरे को आदान प्रदान होता रहा। इससे जो है हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जो है समृद्ध हुई। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। तो हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, भारत, है ना। तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। और इंडस का संस्कृत में सिंधु मतलब होता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है इंडस को? सिंधु। और जो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी लोग आए, वो सिंधु को हिंदौस या फिर इंदौस बोलते थे। ठीक है। और जो इंडस नदी के पूर्व में स्थित जगहें थी, प्रदेश था, उसको इंडिया का। मतलब हम लोग का देश जो है इन सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह को वो लोग भरत नाम से बोलते थे, भरत। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के ऋग्वेद में भी मिलता है। और तभी से प्रदेश का के लिए भारत शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है। फिर जैसे कि अब है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो जैसे यदि कल की बात हो कि कल आप क्या हुआ, क्या ऐसा क्या, तो वो आप न्यूज़ सुन सकते हो, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब से जान सकते हो। कुछ साल पहले क्या हुआ, किसी जो उस वक्त के लोग थे उनसे पूछ के आप जान सकते हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ वो कैसे जानेंगे? ठीक है। तो उस वक्त भी क्या होता था, पुस्तकें होती थी, हैंड रिटन पुस्तकें होती थी, कि मतलब पाम ट्री, पत्तों पे लिखी हुई पुस्तकें होती थी। उसे क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ठीक है। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। और पांडुलिपि जो है इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यू शब्द जो है लैटिन शब्द मैन्यू से आया है, जिसका मतलब होता है हाथ। और पांडुलिपियाँ किस पे? ताड़पत्र या फिर हिमालय के क्षेत्र में जो एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल को विशेष तरीके से भोजपत्र बनाया जाता है, उस पर लिखकर बनाया जाता है। मतलब जो पांडुलिपियाँ होती है वो ताड़पत्रों या फिर बुर्ज नाम के पेड़ के छाल पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। और तो इतने वर्ष में जो है कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया या फिर किसी तरह नष्ट हो गया। लेकिन आज भी आपको मंदिर या फिर विहारों में ये पांडुलिपियाँ मिल जाएगी। और इसमें रहता क्या था? धार्मिक मान्यताएं, उस वक्त की व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधियाँ या फिर विज्ञान, ये सब की विषयों की चर्चा होती है उसमें। और कभी महाकाव्य, कविताएं,
नाटक, इन सब का भी जिक्र मिलता है पांडुलिपियों में। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल। और उस वक्त के जो लोग थे ना, वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का हिंदी क्या होता है? अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? वो लेख जो कि पत्थर अथवा धातुओं जैसी कठोर सतहों पर लिखी गई हो। अभिलेख क्या होता है? वह लेख जो कि पत्थर अथवा धातुओं जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। और इसमें क्या होता था? अभिलेख में जो शासक होते थे वो अपना आदेश लिखवाते थे कि ये मेरा आदेश है, इसे आप लिखो। अभी जैसे बोलेंगे टीचर ये लिखो, आप ये नोट डाउन करो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करो, ताकि आप बार बार पढ़ सको और याद रख सके। तो उसी तरह शासक आदेश देते थे कि ये पत्थरों पे लिखो, ठीक है, ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके, फिर उसका पालन कर सके। और कुछ अभिलेख में जो है राजा रानियों के बारे में होते थे, उनके या फिर दूसरे स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण होता था, या फिर कोई शासक जो है लड़ाइयाँ जीत जाता था तो उसका अपना विजय गाथा लिखवाता था, ठीक है। अब है कि अब होता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वे लोग जो कि अतीत में बनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो कि प्राचीन में या अतीत में बने हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और क्या करते हैं? औजारों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई भी करवाते हैं। और उस वक्त की जो वस्तुएं होती थी ना, पत्थर या पकी हुई मिट्टियों या धातुओं की बनी होती, धातुओं की, और ये तत्व बहुत कठोर होते थे, जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते थे। और जो है देखो आप फिगर में देख रहे हो कुछ जो पॉट वगैरह हैं। और जो अभी भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? जो मछलियों के हड्डी या फिर चिड़ियों के, जानवरों के हड्डियों से पता करते हैं, उस वक्त की जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं कि उस वक्त लोग क्या खाते थे, ठीक है। अब है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत के बारे में अध्ययन करे उसे इतिहासकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मेनी। एक अतीत है या फिर अनेक। तो जैसे अतीत शब्द का यहाँ प्रयोग किस लिए? बहुवचन के रूप में हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दिलाने के लिए लिखा गया वर्ड कि अलग अलग समूह के जो लोग थे, अलग अलग तरह के जो लोग थे, उनके लिए अतीत के मायने अलग अलग थे। मतलब जो किसान थे, पशुपालक थे, उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से, व्यापारियों या फिर शिल्पकारों के जीवन से अलग था, जैसा कि आज भी है, ठीक है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग का व्यवहार, रीति रिवाज सब अलग अलग है ना। जैसे कि उस वक्त जो है आज भी अंडमान द्वीप के लोग जो हैं, अधिकांश लोग मछलियां पकड़कर, शिकार कर फल फूल संग्रह करके अपना भोजन करते हैं। और इसके विपरीत क्या है? जो शहर के लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, है ना। तो इस तरह से सभी लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हैं। अब तिथि का व्हाट डू डेट्स मीन, तिथियों का मतलब। यदि कोई आपसे पूछता है कि बताओ कौन सी ईस्वी चल रही है, कौन सा मतलब ईयर है, तो क्या बताते हो आप? ये है 2020 है या 2000 है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ष की गणना होती है ना, वो होती है ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, प्रवर्तक थे ईसा मसीह जी, उनके जन्म की तिथि से। मतलब यदि कोई बोला है 2000 वर्ष, तो उसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, मतलब अभी 2000 है तो ये ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद है ये। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी पूर्व। और इंग्लिश में जो है दो कुछ वर्ड्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे बीसी। तो बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। और कुछ तिथि को एडी से भी दिखाते हैं, आप देखते हो हिस्ट्री पढ़ते हो तो
एडी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी, ये याद रखना है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? जिस साल, जिस वर्ष ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, ठीक है। और कभी कभी एडी के जगह क्या होता है? सी भी लिखा होता है, या फिर बीसी की जगह बीसीई भी लिखा होता है। तो सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसी का मतलब कॉमन बिफोर कॉमन एरा। सी मतलब कॉमन एरा, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये आपको याद रखनी है हमेशा। और कभी कभी बीपी भी दिखता है आपको, बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि जो लिपि होते थे पहले, कि जैसे अभिलेख कहाँ कठोर सतहों पर लिखवाए जाते थे, तो इनमें से जो कुछ अभिलेख हैं वो बहुत साल पहले लिखे गए हैं, जिसमें कि लिपि और अलग अलग भाषाओं का उपयोग हुआ है। तो समय के साथ जो है इन अभिलेखों के में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ गया। तो लोग, विद्वान जो हैं, कैसे जान पाते हैं उस लिपि का अर्थ, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, जैसे कि एक कहानी दिया गया है कि अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र का है। जैसे ये देख रहे हो, ये ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, एडी का एनो डोमिनी, और सी का, ये सब आप देख रहे हो, आप पढ़ लो इसको अच्छे से। और मैं नोट्स में भी इन सबको अवेलेबल की हूँ। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो एक कहानी है मिस्र देश की, कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है यहाँ राजा रानी रहते थे। तो मिस्र के एक उत्तरी तट पे रोजन नामक एक कस्बा था, ठीक है। यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला, ठीक है, जिसमें 3 भिन्न भिन्न भाषा और लिपि लिखे हुए थे, जिसमें से एक यूनानी और 2 मिस्र लिपि थे, ठीक है। तो कुछ विद्वान जो थे वो यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे, ठीक। तो उन्होंने वो बताया कि ये जो है यहाँ पे राजा रानी के नाम जो है एक छोटे फ्रेम में लिखे हुए हैं, जिसे कारतूस बोलते हैं। मतलब वो जो मिस्र का कस्बा था, वहाँ पे एक पत्थर मिला, अभिलेख मिला, जिसमें 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों से लिखा हुआ था कुछ। तो वहाँ के जो विद्वान थे वो यूनानी पढ़ सकते थे। तो उन्होंने बताया कि जो यूनानी में लिखा हुआ था ना अभिलेख, उसको देखकर उन्होंने बताया कि यहाँ इसमें जो है राजा रानी के नाम लिखे हुए हैं छोटे फ्रेम पर, और उसको क्या बोलते हैं? कारतूस। क्या बोलते हैं? कारतूस, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और मैं नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रही हूँ। तो प्लीज़ उसे अच्छे से आप पढ़ो, याद करो, समझो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।